गिरा दिया मेल पेल्विस से स्टार्ट करते हैं। मेल पेल्विस में हमने कुछ केसेस देख रखी है, ठीक है। चलो जी, ये ऑफ करने पे कैसा दिखेगा? नहीं, ठीक है सर। तुम बताओ अब सही है या पहले बेटर था? विकास दिख रहा है? से कम वो फोन ऑन हुआ मेरा? हो या फीमेल हो, सबसे कॉमन सीक्वेंसेस जो 4-5 कॉमन सीक्वेंसेस हैं, चाहे आप प्रोस्टेट के लिए करें या एंडोमेट्रियम के लिए करें या ओवरी के लिए, किसी भी इंडिकेशन के लिए कर रहे हैं, बोनी पेल्विस छोड़ के, हिप जॉइंट या बोनी पेल्विस। हमारे पास लोअर एब्डोमेन के केस किसके पास से आ सकते हैं? ऑर्थोपेडिशियन के लिए पास से आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिशियन क्या देखना चाहेगा? बोन्स देखना चाहेगा। तो आपको ये भी देखना है कि किस डॉक्टर ने लिख के भेजा है, ठीक है। लगा देना, चार्जिंग दे दो। जो कुछ कॉमन सीक्वेंसेस हैं, अगर बोनी पेल्विस को छोड़ के या फिर अप्स एंड टेस्टिस वाले केस को छोड़ के, तीनों प्लेन में आप क्या करेंगे? टिट्यूएटेड। तीनों प्लेन में टिट्यूएटेड इज मोर देन एनफ, वही उसी में रिपोर्ट ऑलमोस्ट बन जाती है, ठीक है। बट उसका नेचर कैरेक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिफ्यूजन वेटेड लेना पड़ता है, ठीक है। T1 भी लोगे आप पोस्ट कंट्रास्ट, मेन T1 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंट्रास्ट स्टडी, क्योंकि लोअर एब्डोमेन में बिना कंट्रास्ट के आप इन ऑर्गन में जो भी इंडिकेशन है, आपको इंडिकेशन जो भी बताया गया, इंडिकेशन कैसे थे? या तो CA का केस था या मास का केस था। CA और मास के केस में या ओवेरियन सिस्ट के केस में, ठीक है, एडनेक्सल मास, एडनेक्सल सिस्ट, ये कोई भी इंडिकेशन देखो, इनमें प्लेन स्टडी में काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब आप कंट्रास्ट स्टडी नहीं करोगे या डिफ्यूज़न नहीं लोगे, तब तक आप उसका नेचर कैरेक्टराइज डिजीज़ के बारे में। तो कॉमन सीक्वेंसेस की बात करूं, कोई भी अगर पूछता है तो सबसे पहले तीनों प्लेन में टिट्यूएटेड। अभिषेक, अभी जो मैंने बताया वो बताओ, क्या बताया? बेटा आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो T2 T1 सुनाई देगा, ठीक है। तीनों प्लेन में T2 वेटेड, ये सबके लिए है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो आपको T2 कैसा सुनाई देगा? ये सुनाई नहीं देगा, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। जब नहीं सुनाई देगा तो आप कुछ भी बताओगे, आप एस्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तीनों प्लेन में जब आप T2 वेटेड इमेज ले रहे हो, ये इमेज हाई रिजोल्यूशन में होना चाहिए। डॉक्टर आपको जब आते हैं ना तो बोलता है कि मेरे को तीनों प्लेन में हाई रिजोल्यूशन में T2 वेटेड दो। तो हाई रिजोल्यूशन में दो चीज़ें उनका कहना होता है, एक तो फील्ड ऑफ व्यू कम करो और दूसरा स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग शुड बी 0, ठीक है। आप FOV रखे हो 30 या 40, जो भी आपने लार्ज FOV रखा है, और मैट्रिक्स साइज है आपका 256 इंटू 256, ठीक है। बोले कि यार इसका रिजोल्यूशन पुअर है, मुझे हाई रिजोल्यूशन में चाहिए। इस इंडोमेट्रियम की जो क्वालिटी है मेरे को हाई रिजोल्यूशन में चाहिए। आपको मैट्रिक्स नहीं छेड़नी, फील्ड ऑफ व्यू
कम कर देना है। होगा क्या, जो 256 बाई 256, आप जस्ट इमेज करो कि ये पूरे बोर्ड पे जो मैट्रिक्स है वो है 256 इंटू 256। 256 इंटू 256 का जो प्रोडक्ट आएगा वो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आएगा। ठीक है, किसी ने बोला कि हमें रिजोल्यूशन बेटर चाहिए, आपने क्या किया, उस इमेज को इस बोर्ड के आधे पे कर दिया। अब जो पिक्सल पूरे बोर्ड पे फैला हुआ था वो पिक्सल कितने दूर में आ गया, आधे पे आ गया। उसने बोला नहीं और बेटर रिजोल्यूशन, तो आपने 1/4 में कर दिया। तो पिक्सल का साइज क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, और पिक्सल का साइज जितना छोटा होगा छोटी सी छोटी चीजें और आपको बेटर विजुअलाइज होगी। यस और नो? एग्जाम्पल ये पहले बता चुका हूँ, एक बार जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ आपका। ये 3x3 में मैंने क्या किया, एक इमेज लिया और ये है नोज की इमेज, ठीक है, नाक। तो सपोज करो कि ये पिक्सल का साइज है, मैट्रिक्स का साइज है 3x3, ठीक है, और इसका FOV है 40, ठीक है, 40 के FOV में 3x3। अब उसने बोला कि नहीं यार ये ना रिजोल्यूशन उतना बेटर नहीं है, तो मुझे हाई रिजोल्यूशन में इमेज चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इतने बड़े FOV में इस टोटल नंबर ऑफ पिक्सल को बढ़ा दो, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल को बढ़ा दो, या फिर इसका फील्ड ऑफ व्यू छोटा कर दो। अब हम बात करते हैं कि हमने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल मैट्रिक्स साइज को नहीं छेड़ा। जनरली हम मैट्रिक्स साइज को नहीं छेड़ते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी हाई रिजोल्यूशन की बात करता है तो फील्ड ऑफ व्यू हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको स्मॉल FOV जो पूरे में फैला हुआ था 9 पिक्सल, उस पिक्सल को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया और नोज पे लाके फोकस कर दिया। ठीक है, तो जो एक सिंगल पिक्सल में नोज की इमेज आ रही थी, अब ये नोज कितने पिक्सल में आ रही है, 9 पिक्सल में। बात समझ में आ रही? तो नोज के अंदर की छोटी सी छोटी चीज भी हमें क्या होगी, बेटर विजुअलाइज। इसको समझने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, एक आपके मोबाइल का ये डिस्प्ले है जो भी 6 इंच या जो भी है, तो इस डिस्प्ले का जो पिक्सल है वो क्या होता है, टोटल मैट्रिक्स। आप मेगापिक्सल बोलते हो ना, तो वो क्या होता है, फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोडक्ट होता है। इसमें भी फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल में आता है। जैसे 50 मेगापिक्सल, यानी इस 6 इंच में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आएगी ना, वो 50 मेगापिक्सल आएगा। ठीक है, इस डिस्प्ले में जितना भी नंबर ऑफ पिक्सल है, ये इतनी बड़ी फोटो आपने ली, पिक्सल तो बढ़ नहीं सकता, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आपको किसी पिक्चर की क्वालिटी को और बेटर रिजोल्यूशन चाहिए तो आप क्या करते हो, उसको पास से लेते हो, यही करते हो ना, या फिर जूम करते हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन देखो, आपने पूरी बॉडी के पिक्स ली, पूरी बॉडी के पिक्स ली, तो हो सकता है कि जो आपके फेस का रिजोल्यूशन है वो उतना बेटर नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, बिल्कुल क्लोज जाके सिर्फ फेस की पिक्स ली, तो टोटल डिस्प्ले पे अब सिर्फ फेस आ रहा है।
यानी ये 50 मेगापिक्सल पहले पूरी बॉडी में फैला हुआ था, अब ये 50 मेगापिक्सल कहाँ फैल गया? तो फील्ड ऑफ व्यू पहले क्या था? पूरी। आपने क्या किया? फील्ड ऑफ व्यू छोटा कर दिया। बात समझ में आई? तो आपने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल को नहीं छेड़ा, आपने फील्ड ऑफ व्यू को कम कर दिया। तो एग्जैक्टली होता यही है। 256 इंटू 256 है। अगर कोई हाई रिजोल्यूशन बोल रहा है तो आप क्या करते हो? स्मॉल एफओवी कर देते हो। यानी पहले वो टोटल पिक्सल 30 के फील्ड ऑफ व्यू में था, अब कितने में आ गया? 20। उससे भी बेटर रिजोल्यूशन चाहिए। जितनी छोटी चीज़ को देखनी हो हम क्या करते हैं? उतने पास से पिक्स लेते हैं, ठीक है। बड़ा हो तो दूर से पिक्स लेते हैं, ठीक है। यस और नो? तो अगर आपको और चाहिए, जैसे रिस्ट की बात करें तो 10 to 12 का एफओवी फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। मैट्रिक्स वही रहता है, मैट्रिक्स साइज वही रहता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स और फील्ड ऑफ व्यू का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया? बताओ। फील्ड ऑफ व्यू में 2 लाइनें होती हैं, कौन कौन सी? फील्ड ऑफ व्यू सर हमारा वो होता है, पूरी इमेज होती है। उस इमेज का फील्ड, इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी और फेज होता है। फील्ड ऑफ व्यू में 2 लाइनें होती हैं ना, किसी भी इमेज में आपकी 2 लाइनें होती हैं, कौन कौन सी? एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, फेज और फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे अगर आप, ये कॉर्नल की इमेज है तो इसमें 2 लाइनें जो आपको बनेगी, सुपीरियर इंफीरियर, यही मिलके बनाएगा। इस पे आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो, इसको रिवाइज करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सियल की इमेज लेते हो तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू बनेगा क्या रहेगा? एंटीरियर, पोस्टीरियर, यही होगा ना। अगर सैज की इमेज लेते हो तो सभी में आप क्या देख रहे हो? दो लाइनें, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। एंटेरो, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, राइट और लेफ्ट, ये 3 हैं। ये तीनों हमारे XYZ डायरेक्शन के बेस पे हैं। जब पेशेंट टेबल पे लेटता है तो टेबल की जो लंबाई है, टेबल की लंबाई, नौसाद, टेबल की जो लंबाई होती है वो कौन सी एक्सिस है? लॉन्ग एक्सिस। वो कौन सी? XYZ में से कौन सी एक्सिस है? योगेश, मुझे यहाँ तक सुनाई देता है, ठीक है। मुझे कब नहीं सुनाई देता है? जब मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। चलो अब तुम तीनों एक्सिस बताओ। योगेश बताएगा। जो टेबल की एक्सिस होती है वो Z होती है, जो मशीन की एक्सिस होती है वो Y होती है। मशीन की एक्सिस Y होती है। जो हमारे की मशीन की जो सीधी होती है, हाँ ग्रेडियंट पे वो X वाली होती है। हाँ। नीचे जो होती है वो Y की। सर यहाँ पे Z, सेंटर में Z, ऊपर X, नीचे Y। नीचे कहाँ? पेशेंट लेटा ना, टेबल पे पेशेंट लेटा तो जो लंबाई है पेशेंट की, ये कौन सा हुआ? सुपीरियर इंफीरियर हुआ? यस और नो? पेशेंट जब टेबल पे लेटता है तो लंबाई वाला डायरेक्शन कौन सा हुआ? और एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे सीधा लेटा है तो, और दूसरा राइट टू लेफ्ट, यही हुआ ना। अब एंटेरो पोस्टीरियर, राइट टू लेफ्ट और सुपीरियर इंफीरियर, तीनों के XYZ बताओ। किसको X मानते हैं, किसको Y मानते हैं, किसको Z मानते हैं? होगा सर, उसको तो हम X मानेंगे। किसको? सुपीरियर इंफीरियर?
सुपीरियर इन्फीरियर को? हाँ, यही पे देता है। और जो राइट और लेफ्ट होगा उसको जेड एंड से भी पोस्टीरियर वाई। जुबान पे कायम रहना। ठीक है। किसका किसका ये कंसेप्ट क्लियर है? जब मैग्नेट पढ़ाता हूँ तो सभी बैच में ये बताता हूँ। आपको ग्रेडियंट बताया गया है, एक्स एक्सिस ग्रेडियंट, वाई एक्सिस, स्लाइस सिलेक्शन, फेज, फ्रीक्वेंसी, ये बताया गया है ना। तो जब ग्रेडियंट बताया जाता है तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। सभी बच्चे, आप अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग तो सुन रहे हैं, नोट्स बना ही रहे हैं। जो बेसिक्स क्लासेस चल रही हैं ना, उनको भी मैं बोल देता हूँ, आपके ग्रुप में भी वो वीडियो डालेंगे और सब कोई एक एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखेगा। ठीक है, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, ये टेबल है, इस पे पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, ये लेटा हुआ है, तो पेशेंट का सुपीरियर कौन सा हुआ? योगेश बताएगा, योगेश बताएगा। वो सही बोल रहा है, वो ये बोल रहा है ये राइट हुआ ये लेफ्ट हुआ, तो राइट टू लेफ्ट। तुम बताओ, ये सुपीरियर हुआ और ये, तो ये सुपीरियर इन्फीरियर किस डायरेक्शन में है? बताओ। ये बोर की लॉन्ग एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन यानी जेड डायरेक्शन। पहले क्या बताया था? चलो ध्यान से सुनो, तुमने सुपीरियर इन्फीरियर वाई बोला था। ठीक है, तुमने ये बोला था सुपीरियर इन्फीरियर, जबकि सुपीरियर इन्फीरियर ये हुआ ना, तुमने इसको सुपीरियर इन्फीरियर माना था, यही माना था ना? याद नहीं है? ये वेट, लिसन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन कब इजी है? जब आप एक बार समझ जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो बहुत सारे लोग हार मान के एमआरआई करते करते रिटायर्ड हो गए। ठीक है, ये है इजी, लेकिन कब इजी है? जब एक बार कंसंट्रेट होके सुनोगे। ये बोर की लंबाई हम सब जानते हैं, जेड एक्सिस होती है। तो जब पेशेंट लेटता है तो उसका सुपीरियर इन्फीरियर किस डायरेक्शन में रहेगा? जेड डायरेक्शन में। तो चाहे हेड करो या रिस्ट करो, एल्बो करो, कोई भी करोगे, उस बॉडी पार्ट का सुपीरियर इन्फीरियर किस डायरेक्शन में रहेगा? कोई डाउट है? जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो भी आप इमेज ले रहे हो उसका देख लो सुपीरियर इन्फीरियर क्या है। सुपीरियर इन्फीरियर क्या है? मतलब स्लाइस है या फेज है या फ्रीक्वेंसी है, यही है ना। स्लाइस, फेज, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? आप किधर से किधर स्लाइस को कट कर रहे हैं। अगर आप स्लाइस का कट किधर से ले रहे हो, इन्फीरियर टू सुपीरियर या सुपीरियर टू इन्फीरियर, यानी ये क्या हुआ? एक्सियल। कोई डाउट है? तो एक्सियल के लिए स्लाइस सिलेक्शन का डायरेक्शन कौन सा हुआ? जेड एक्सिस।
यानी जेड डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट कॉइल लगी है वो एक्सियल के लिए हमेशा किसका काम करेगी? इफ्तिखार, कोई डाउट है? एक्सियल की इमेज के लिए जेड एक्सिस में जो ग्रेडियंट कॉइल लगा है वो किसका काम करेगा? अहमद, मुझे समझाओ जो मैंने तुम्हें समझाया। एक्सियल में जो हमारी ग्रेडियंट लगी है आप अपनी बॉडी पार्ट को अगर सुपीरियर टू इंफीरियर कट कर रहे हो तो सुपीरियर टू इंफीरियर स्लाइस का डायरेक्शन हुआ या तो इंफीरियर टू सुपीरियर हुआ, यही हुआ ना। तो ये जो स्लाइस के सिलेक्शन के लिए जो ग्रेडियंट कॉइल काम करेगी उस ग्रेडियंट कॉइल का डायरेक्शन कौन सा हुआ? जेड एक्सिस, या आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे सुपीरियर इंफीरियर। यानी स्लाइस सिलेक्शन किस डायरेक्शन में, या तो सुपीरियर इंफीरियर बोलो या जेड एक्सिस में, यही हो गया ना। ठीक है, अब पेशेंट का इंटीरियर कौन सा है? ये। और पोस्टीरियर कौन सा है? ये। तो एंटेरो पोस्टीरियर कौन सा होता है? एक्स एक्सिस। बात समझ में आई? एंटेरो पोस्टीरियर क्या हुआ? एक्स एक्सिस। कोई डाउट है? नहीं। एंटेरो पोस्टीरियर एक्स एक्सिस होता है और राइट टू लेफ्ट वाई एक्सिस होता है। ठीक है, आप कभी भी ऐसे बनाते हो, एक्स वाई और जेड ऐसे बनाते हो ना, या कुछ और बनता है? मैंने तो ऐसे ही देखा है। नहीं? हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये हुआ कौन सा डायरेक्शन हुआ? हाँ, मैं हो सकता है कि तुम लोग अभी करेंटली पढ़े हो, याद हो तुम्हें। ये जो लंबा होता है इसको कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? एक्स कहते हैं। या वाई? स्कूल में तो वाई पढ़ा है वो। और एक्स किसको पढ़े हो? ग्राफ में ऐसा होता है ना, एक्स इसको कहते हैं, वाई इसको कहते हैं। और जेड किसको बोलते हैं? जेड उसके आर पार जाता है। ऐसे होता है। बाहर जाता है। ये जो आपका डायरेक्शन है लंबा वाला वो एक्स होता है, इधर वाला वाई होता है, और जेड जो ये ऐसे दिखाते हैं वो कौन सा है? उस ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये जो दिखाया गया है इसी के 90 डिग्री पे सीधा आएगा, यही है ना? हाँ या ना? ठीक है, जैसे ये ऐसे हुआ और तीसरा कैसे हुआ? यही हुआ ना। तो एक्स वाई और जेड। हाँ बताइए सर। पक्का? देखो, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझे यही याद है। ठीक है, हाँ जी। सोच रहा है कि डांट पड़ जाएगी। चलो, समझ में आई बात? तो राइट टू लेफ्ट कौन सा हुआ? एंटेरो पोस्टीरियर क्या हुआ? एक्स, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो आप या तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन याद रखो, या फिर याद रखो सुपीरियर इंफीरियर, एंटेरो पोस्टीरियर, राइट टू लेफ्ट। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जब आप स्कैन करेंगे तो आपको सुपीरियर इंफीरियर, एंटेरो पोस्टीरियर और राइट टू लेफ्ट ही आएगा, यूज में लिखा हुआ आएगा। होता क्या है कि जब आपके पास इमेज आती है तो उसमें उस ऑप्शन रहता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन, फेज का डायरेक्शन। ठीक है, फेज और फ्रीक्वेंसी का ही डायरेक्शन पूछा जाता है। स्लाइस का डायरेक्शन लिखा हुआ नहीं है। स्लाइस का डायरेक्शन हम प्लानिंग करके बता देते हैं कि हमारी प्लानिंग किधर से किधर होगी।
क्लियर है? तो जब आप जैसे ही प्लानिंग को चेंज करते हो, जैसे आप सहज की इमेज के ऊपर ऐसे प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे अब आप ये प्लान कर रहे हो तो वो अपने आप क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन सुपीरियर इन्फीरियर ले लेगा और फेज का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट ले लेगा। बहुत सारे लोग एंटेरो पोस्टीरियर बोले बट इग्नोर कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। जब तुम स्लाइस एंटेरियर टू पोस्टीरियर काट रहे हो तो फेज कैसे एंटेरियर पोस्टीरियर होगा? देखो समझ में आया है आप लोगों को, लेकिन उसकी प्रैक्टिस की कमी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप कर भी चुके हो, मैंने बोर्ड पे देखा है, बट चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसी बंच को ऐसे मोड़ दिया, आपने क्या किया, एक जेल की प्लानिंग कर दी। कैसे? इसको घुमाया और तो अब जैसे आप इसको मोड़ोगे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अपने आप चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सुपीरियर इन्फीरियर क्या हो गया, स्लाइस। स्लाइस वाला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वाला क्या हो गया, स्लाइस। मतलब उल्टा हो गया। पहले स्लाइस आपका क्या था, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो स्लाइस वाला अब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। पहले फ्रीक्वेंसी क्या था, सुपीरियर इन्फीरियर, तो अब वो हो गया स्लाइस। तो जैसे आप प्लानिंग चेंज करते हो, मशीन में ऑटोमेटिकली ये खुद ले लेता है, वो मैट्रिक्स अपने आप डिसाइड कर लेता है, ठीक है। अब इसको चेंज करने की ज़रूरत कब पड़ती है, ये जब मैं आपको आर्टिफैक्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। आर्टिफैक्ट, जो जितने भी आर्टिफैक्ट आते हैं ना, वो सारे आर्टिफैक्ट फेज के डायरेक्शन में आते हैं, फेज के डायरेक्शन में। तो अगर आर्टिफैक्ट आ रहा है जिस डायरेक्शन में, अब सपोज करो कि सुपीरियर टू इन्फीरियर आर्टिफैक्ट आ रहा है, ठीक है, और उस पार्टिकुलर सीक्वेंस में फेज का डायरेक्शन सुपीरियर टू इन्फीरियर है, तो आप क्या करोगे, सुपीरियर टू इन्फीरियर के डायरेक्शन पे क्लिक करोगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि दो ऑप्शन, आप फ्रीक्वेंसी या फेज किसी पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा, इस इमेज में आप एंटेरियर टू पोस्टेरियर और सुपीरियर टू इन्फीरियर, इनको आप रिवर्स कर सकते हो, फेज और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मशीन तो एक ऑटोमेटिकली लेगी ही, लेकिन आप इसको रिवर्स कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमेज थोड़ी डिटोरिएट आएगी, ठीक है। जो पिक्सल मशीन ले रही थी वो एग्जैक्ट पिक्सल नहीं आएगा, बट जो आर्टिफैक्ट आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि ये 24/24 का फील्ड ऑफ व्यू है, क्लियर है, 24x24, और मैट्रिक्स साइज आपकी 256x256 है, ठीक है। एंटेरो पोस्टीरियर है फेज और सुपीरियर इन्फीरियर है क्या, फ्रीक्वेंसी। अगर मेरा सुपीरियर, मैंने ये क्या किया, एंटीरियर टू पोस्टीरियर वाले में आर्टिफैक्ट आ रहा है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर में आर्टिफैक्ट आ रहा है, यानी ये फेज का डायरेक्शन है। ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, फेज का ऑप्शन पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा रहेगा, इंटीरियर टू पोस्टीरियर। मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, चेंज करने के लिए, कि आप इसको चाहो तो स्वाइप कर सकते हो। ये मैंने क्या किया, सुपीरियर टू इन्फीरियर कर दिया, तो फेज हो गया सुपीरियर टू इन्फीरियर, और ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी।
इस इमेज में जो आर्टिफैक्ट आ रहा था वो तो ख़त्म हो जाएगा, इमेज क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है कि आपने मैट्रिक्स साइज क्या रखा है, आइसो मैट्रिक्स रखा है, यानी फेज और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन चेंज भी कर दोगे तो भी एक सिंगल पिक्सल के साइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो इमेज क्या मानेगी, इसको वर्टिकल लाइन मानेगी और इसको हॉरिजॉन्टल। इमेज ऐसे मान लेगी वो मैट्रिक्स को, बट पिक्सल तो जहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा ना, दोनों को मिला के। और मैट्रिक्स का साइज जो है आपका क्या है, ये आइसो है, एक एक पिक्सल एक एक साइज के हैं, तो पिक्सल साइज में अगर फ़र्क नहीं है तो आप इसको स्वाइप कर दोगे तो इमेज क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड थिंग, ये भी आपका क्या है, जितना लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, तो इमेज क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आने जा रहा। तो जब आप एक रैप अराउंड आर्टिफैक्ट आता है, ठीक है, या कोई भी आर्टिफैक्ट, मैक्सिमम आर्टिफैक्ट आपके फेज के डायरेक्शन में आते हैं, तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट को शॉर्ट आउट करने का तरीका है उसके फेज के डायरेक्शन को चेंज कर दो, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्शन को चेंज कर दो। फ्रीक्वेंसी आपकी सुपीरियर इन्फीरियर है, तो जो आर्टिफैक्ट आ रहा है वो एंटेरो पोस्टीरियर, तो सुपीरियर इन्फीरियर को क्या करोगे, एंटेरो पोस्टीरियर, तो अपने आप आर्टिफैक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब एंटेरो पोस्टीरियर, सुपीरियर इन्फीरियर, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। कॉर्नल की इमेज के लिए तीनों ग्रेडियंट कॉइल का डायरेक्शन बताओ। एंटेरो पोस्टीरियर, सुपीरियर इन्फीरियर, राइट टू लेफ्ट ही बताओ, क्योंकि तुझे कंफ्यूजन है कि एक्स ऊपर होता है वाई नीचे होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर को अपना देंगे एक्सियल पर, एंटीरियर से पोस्टीरियर उसकी स्लाइस जाएगी, और राइट टू लेफ्ट फेस जाएगा, और सुपीरियर टू इन्फीरियर फ्रीक्वेंसी जाएगा। हाँ जी, समझ में आया। इफ्तिखार, साइज की इमेज में तीनों डायरेक्शन बताओ। साइज की इमेज में एक्सियल पे करेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एंटीरियर पोस्टीरियर होगी, और जो फेज होगी वो राइट लेफ्ट होगी, और स्लाइस इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, हाँ जी आदिल, तुम पे तो नज़र ही नहीं पड़ती, कहाँ रहता है तो बताओ। साइज की इमेज में तीनों प्लेन का, तीनों ग्रेडियंट का डायरेक्शन बताओ। सुपीरियर इन्फीरियर जेड होता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्स, और राइट लेफ्ट वाई। एक्स वाई जेड नहीं, मुझे ये जानना है कि स्लाइस, फेज और फ्रीक्वेंसी। तो फेज आपका हो जाएगा सुपीरियर इन्फीरियर, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर। ये इमेज आएगी ना हमारी साइज की इमेज, तो आप कोई भी इमेज देख रहे हो तो आपको सामने क्या क्या दिख रहा है, तो यही दो चीज़ें फेज और फ्रीक्वेंसी होगी ना। जो इसमें नहीं दिख रहा है वो क्या होगी, स्लाइस। इतना ही याद रखना है। तो इसमें सुपीरियर इन्फीरियर क्या होगा, एंटेरो पोस्टीरियर क्या होगा, फेज, और स्लाइस सिलेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। अब अबू बकर बताएगा एक्सियल की इमेज का।
हमारा एंटीरियर सुपीरियर टू इंफीरियर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। एक्सियल होता है ना, इंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और हमारा एंटीरियर और राइट लेफ्ट हो जाएगा फिर, और जो राइट और जो नहीं दिख रहा वो हो जाएगा स्लाइस। प्लानिंग का डायरेक्शन मार्कर, प्लानिंग का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? स्लाइस सिलेक्शन डायरेक्शन जो होगा। अच्छा, इसको आपको याद रखने का आसान तरीका क्या है? अगर कोई कॉर्नल बोल रहा है तो कॉर्नल की इमेज सामने इमेजिन करो। कॉर्नल की इमेज में क्या क्या दिख रहा है? कौन कौन? यही दिख रहा है ना। शाहिद, सहज की इमेज में क्या क्या दिखता है? यही दिखता है ना। तो सुपीरियर, इंफीरियर और एंटेरो पोस्टीरियर फेज और फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। और जो प्लानिंग का डायरेक्शन है वो हमें याद रखना है। सहज की प्लानिंग हम किधर करते हैं? सही बता रहा है, राइट टू लेफ्ट ही होता है। तो राइट टू लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा? स्लाइस सिलेक्शन का डायरेक्शन। चलो क्लास के बाद इस पे डिस्कस करना है, ठीक है। टॉपिक हमारा कहाँ से कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आया, टाइम भी ज़्यादा हो गया। जस्ट आपको एक ग्रॉस एनाटॉमी बता दे रहा हूँ। चलो जी, इस इमेज की बात करते हैं।